हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीसी ज्ञान बाय रुचिका। आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 2 कॉमर्स, यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसका आज हम करेंगे जस्ट इंट्रोडक्शन। उसके बाद सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर नेट के एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है, जरूरी है, वो हम सारे इसमें कवर अप करेंगे डिटेल में। ठीक है, आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो। मैं बहुत इजी वे में आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करती है, क्यों इस कंसेप्ट को लेकर आया गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को। फर्स्टली देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखिए जब हम कभी भी किसी चीज के लिए भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। सर्वे करने से हम क्या करते हैं, एक डाटा को कलेक्ट करते हैं। रो डाटा होता है जो एक, ठीक है। डाटा आर ऑफ टू टाइप्स। डाटा इसमें क्या होता है, दो तरीके का डाटा होता है। एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, और एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, डाटा आर ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सबसे पहले देखिए स्टैटिस्टिक्स का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है क्वालिटेटिव डाटा पर। ठीक है, जब क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास जो होता है उनके बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, स्टैट्स का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद क्या जाता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा विद ग्राफ्स। ग्राफ्स का, टेबल्स का यूज करके हम उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। use organized data and math to interpret the data and or to make predictions। ठीक है, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ओके, डिसीजंस लेंगे हम इन फ्यूचर के लिए लेंगे। जैसे कि हमारे पास अब डाटा होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर उसके परसेंटेज आए 50% मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसके आए 55%, उसके बाद आए उसके 58%। तो यानी कि वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहा है। ठीक है, ग्रो कर रहा है। ओके, हमने प्रोडिक्शन किया, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम उसके एटलीस्ट 60% तो वो कर ही लेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहले डेटा को हमने परसेंटेज में हमने प्रेजेंट किया। ओके, डेटा को हम किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका डेटा किस टाइप का, टेबल की फॉर्म में से टेबल रहेगा, ठीक है, ग्राफ्स में दिखाना होगा, पाई चार्ट में दिखाना है, वो आपको किस फॉर्म में दिखाना है वो डिपेंड करता है आपका डेटा का, आपके रिजल्ट, आप उससे रिजल्ट में क्या चाहते हो। ठीक है, ठीक है, तो डेटा टू टाइप का होता है। और जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, जैसे कि हम करते हैं कोई रीच, कोई पुअर है। ठीक है, तो इन चीजों का इसमें कोई मैटर नहीं करता, कितने पीपल रिच है कितने पुअर हैं। जो नंबर है वो मैटर करते हैं कि इतने परसेंटेज रिच है, इतने परसेंटेज पुअर है। बट रिच है, पुअर है, ठीक है, लार्ज है, स्मॉल है, इन टाइप का कोई यूज नहीं होता है। ओके, तो डाटा कौन सा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा ही इसके अंदर शो किया जाता है। फर्स्टली जो स्टैटिस्टिक्स जब हमारा आया था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, स्टेट्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स होती थी उनके लिए ही इसको स्टैट्स को यूज किया जाता था। ट्रेडिशनल टाइम में दो टाइप की नीड्स होती थी। फर्स्ट तो होता था कि यंग मैन देखे जाते थे, यंग मैन इन अ स्टेट, इन अ स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने यंग मैन हैं, कितनी संख्या इतनी है जो यंग मैन है जिनको आर्मी में रिक्रूट किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस कि यंग मैन को सर्च करना, यंग मैन को कैलकुलेट करना कि कितने हैं जिनको हम आर्मी में रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, और एक देखा जाता था लैंड रेवेन्यू को। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, कितनी लैंड्स पर होल्डिंग है जिन पर वर्क करके हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो स्टैट का यूज हम दो पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न टाइम आया। मॉडर्न टाइम में हर एक चीज पर हम स्टैट का यूज करते हैं जो कि एक क्वांटिटेटिव डाटा हो। ठीक है, मैंने अभी यहीं पर यही कराया, डाटा दो तरीके से होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसे हम न्यूमेरिक डाटा भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम संख्यात्मक, हमें नंबर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाटा हो जिसे हम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा होता है, उसे ही हम स्टैटिस्टिक्स
कह सकते हैं इन द सेंस एक ऐसा न्यूमेरिकल डाटा जिसको प्रोसेस किया गया हो जिससे कुछ मीनिंग निकल सकता हो। ये नहीं कि कुछ भी नंबर है 5 है इज इक्वल टू 10 है 4 है 10, मतलब सबको हम स्टैट नहीं बोल सकते। ओके, स्टैट्स किसको बोल सकते हैं जिनसे कुछ रिजल्ट निकले, मीनिंगफुल हम डिसीजन ले सकते। ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब इसका यूज जो है इंक्रीज हो चुका है, सभी क्वांटिटेटिव डाटा में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स होता है, नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम जो पढ़ेंगे टू सेंस में पढ़ने वाले हैं। एक होता है प्लूरल सेंस, एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर सेंस में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। साइंस क्यों बोला जाता है इसको? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसमें वर्क किया जाता है एक सिस्टमैटिक मैनर में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, डाटा को प्रेजेंट कर, सबसे पहले होता है डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, कोई भी डाटा जिसके ऊपर हमने कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट चाहते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है। ओके, जिस चीज के लिए हमने कुछ रिक्वायरमेंट, जो डाटा हमें चाहिए, तो वो डाटा हमें क्यों चाहिए, हमारा क्या पर्पस फुलफिल हो रहा है। हमें अब एक स्कूल के बारे में हमें एक रिपोर्ट रेडी करनी है कि इस स्कूल का परसेंटेज कितना है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जहाँ जो यहाँ पर रिजल्ट बेस्ट उनका आता है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि यहाँ पर उनका रिजल्ट गुड है, यानी कि एवरेज चल रहा है या फिर बेटर चल रहा है या फिर उनका लो रेट चल रहा है, तो पूरे कंप्लीट एक स्कूल के बारे में स्टडी करें। उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, पूरे ही स्कूल के सबके नंबर बच्चों के ले लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर उन बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, पूरे साल में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस रही, समेटिव लास्ट में जो रिपोर्ट आती है। ठीक है, लास्ट रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट बच्चों की आती है, मार्कशीट उनको मिलती है, उस पर सभी बच्चों के मार्क्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हर एक के मार्क्स ही होते हैं। बट हमारा मेन पर्पस क्या है, उन एक एक मार्क्स को देख के अगर हमने सभी पूरे स्कूल के कलेक्ट कर लिया तो वो इतना सारा डाटा हमारे पास हो गया, क्या हम उसे समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम डाटा को सबका कलेक्ट कर लेंगे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज द डाटा। ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना। कैसे सीक्वेंस में करोगे, अब आपने फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख लिए, प्लस टू क्लास के भी लिख लिए, टेंथ के भी लिख लिए, तो उनको ऑर्गेनाइज करेंगे कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट अलग कर दी, टेंथ की अलग कर दी, एट्थ की अलग कर दी। उनको क्या किया हमने, सीक्वेंस वाइज ऐसे ऐसे मार्क्स को सभी स्टूडेंट्स के लिख लिए। ठीक है, अब इतना हमने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे कैसे लाइंस में सारा प्रॉपर सबका एक डाटा रेडी कर लिया, फिर सभी को टोटल किया, उसके बाद उनका परसेंटेज भी निकाल दिया। ठीक है, अब हमें इतना समझ आ गया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन इतना हमने कर लिया। उसके बाद डाटा को हमें प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटेशन इस टाइप से प्रेजेंट करना कि हम उसको समझ पाए, सिंपल वे में बहुत अच्छे से उसको समझ लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ग्राफ्स का यूज करेंगे, टेबल्स बनाएंगे, टेबल बना देंगे, उसमें शो करेंगे एक्स वाई पर लाइन पर क्या शो करेंगे हम कि कितने स्टूडेंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, 50% में, 60% में, 80% में, तो उनका एक ग्राफ रेडी कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, कोई भी उस ग्राफ को देखेगा तो क्या पता चलेगा कि एट्थ क्लास का रिकॉर्ड कहाँ तक पहुंचा है, टेंथ क्लास का कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, एक ग्राफ को इस तरीके से प्रेजेंट करना जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, बहुत सिंपली हमें ये पता चल सके कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इजीली समझ पा रहे हैं चीजों को और वो उनसे अच्छे मार्क्स भी गेन कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट तो आपने कर दिया, डाटा को कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, उसको प्रेजेंट भी कर दिया, फिर उसको एनालाइज करना, एनालिसिस ऑफ डाटा। अब आपने उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर दिया डाटा को। ठीक है,
ग्राफ्स बना दिए, तो कोई भी देखे जब तक उसमें प्रॉपर हम उसका एनालाइज ना कर पाए, यानी कि उसको समझ ना पाए, तो उसका डाटा को कोई बेनिफिट नहीं होता। हमारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए, हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, उसको डाटा को आराम से इजिली एनालाइज किया जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस कर लिया हमने, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन का मतलब कि डाटा को देख के हमने उसको एनालाइज किया कि बच्चों के स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम चल रहे हैं, वीक हैं, और इतने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, यानी कि 70% बहुत बेस्ट वे में कर पा रहे हैं, जो 30% है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। उसके बाद इंटरप्रेट द रिजल्ट, उसके डिसीजंस लिए जाते हैं कि ऐसा कि इन फ्यूचर में हम प्रोग्रेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का यूज तभी है कि हमने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, तो उसके लिए हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रेजेंट किया, एनालाइज किया उस डाटा को, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, जो हम रिक्वायर्ड हमें चाहिए थी, हमें पता चला कि कहाँ पर कितने परसेंटेज में कमी आ रही है, कि 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मार्क्स उनके कम हैं। क्यों कम है, क्या उनके पीछे कारण रहे, क्या चीजें हैं उनको जो समझ नहीं आ रही हैं, तो उनकी लिए चीजों को उनके फेवर में करना। ठीक है, मीन्स उनको ऐसा करना कि उनको कोई चीज समझ नहीं आ रहा, उनको समझाना और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, डिसीजंस लेना कि कैसे उन बच्चों में भी इंप्रूवमेंट लेकर आए जाए। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, डाटा को इंटरप्रिटेट करना, ये होता है साइंस। साइंस की पार्ट है कि एक सिस्टमेटिक वे में सारे वर्क को किया जाता है। एक होता है प्लूरल साइंस में, प्लूरल साइंस का मतलब क्या होता है कि statics are numerically statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other। इसमें कहा जाता है प्लूरल सेंस में कि क्वांटिटेटिव डाटा को ही लिया जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव की यहाँ पर कोई जगह नहीं होती है, क्वांटिटेटिव डाटा को ही लिया जाता है जिसको हम न्यूमेरिकली शो कर सकते हैं। ओके, एक किसी भी डाटा को अफेक्ट जो होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैं कहती हूँ राइस के प्राइजेस, प्राइस ऑफ राइस, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? ठीक है, या तो देखो हम कहेंगे कि सप्लाई कम है। ठीक है, अगर सप्लाई कम होगी राइस की तो प्राइसेस हाई होंगी ही। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया। नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, क्या पता गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देगी तो अल्टीमेटली सारा क्या किससे हमने लेना होता है, कस्टमर से ही पर लेंगे हम पैसा। ठीक है, तो प्राइस के हमें राइस के हाई करने पड़ेंगे। ओके, एक रीजन क्या हो सकता है, लेबर की वेजेस इंक्रीज हो जाए, लेबर वेज इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, राइस पर पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्राइस राइस के इंक्रीज हो जाएंगे। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक भी चीज पे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके हम फीचर्स करते हैं कि कैसे कैसे, देखिए क्या स्टैटिस्टिक्स में कैसे कैसे होता है, फीचर्स क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, जो न्यूमेरिकल एक नंबर होता है, बट ये नहीं होता कि एवरी नंबर, जो भी कोई नंबर है वो हम स्टैट का पार्ट कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेटा को शो कर दीजिए, तो अब 5 6 7 8 कुछ भी नंबर लिखा है, तो ये हम इसको स्टैट नहीं बोलेंगे। स्टैट हम किसको बोलेंगे, कि जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्टैट हमें ये नहीं है कि कोई भी हमने नंबर लिख दिया, अब हमने क्लास में ही है, स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर है उनके, सारे न्यूमेरिकल हैं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, स्टैट में इन चीजों को इग्नोर करते हैं, ये चीजें नहीं देखी जाती। उसमें क्या है, एक ऐसा फिगर जो हमें कुछ बताता है। ठीक है, कुछ हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा को हमें शो करते हैं, एक परसेंटेज निकालते हैं, रेशियोज निकाला जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स हैं, तो उन सबको मिलाकर जब एक हम एक पर्टिकुलर जो नंबर निकल कर आता है वो एक डाटा होता है, उसको हम स्टैट बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमने राइस के प्राइस हुए, तो ये कोई जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर एक ही रीजन हो सकता है,
उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एक कारण हो सकते हैं बहुत सारे कि वो ऐसा क्यों घटित हुआ। ठीक है। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको हम क्वालिटेटिव को नहीं लेते, क्वालिटेटिव डाटा को इसमें नहीं लिया जाता, इसमें ओनली कौन सा होता है, न्यूमेरिकली होता है, क्वांटिटिव होता है, जिसे हम क्वांटिटी में शो कर सकते हैं। स्टैटिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ठीक है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड दोनों हो सकते हैं। देखिए दोनों ही इसमें क्यों लिए हैं, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हैं एक छोटे से एरिया की, ठीक है, अब मान लो मैं आपकी अगर आपकी क्लास की बात करूं, आपका कोई क्लास का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, किसी चीज का मुझे रिकॉर्ड बनाने की, क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली श्योर आप सही बताएंगे कि 20 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप पर्टिकुलरली एक फिगर मुझे बता देंगे कि मैम क्लास में, हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इतना आइडिया तो नहीं होता आपको, तो आप क्या कहेंगे कि मैम अप्रोक्सीमेटली 200 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, एस्टिमेशन के बेस पर आप उसमें बताओगे, क्योंकि जहां पर डाटा एक बिग क्वांटिटी में हो जाता है वहां पर लेते हैं हम एस्टिमेशन के बेस पर, और जहां पर डाटा हमें एक छोटे से एरिया में एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही होती है तो हमें एग्जैक्टली पता होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं इन्यूमरेटेड। ठीक है, इन्यूमरेटेड, और एस्टिमेशन हम करेंगे जो पूरे हम स्कूल की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो डाटा को कलेक्ट किया जाता है दोनों के बेसिस पर, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड के बेस पर। ठीक है ना, जब कम होगा तो हम पर्टिकुलर हम एग्जैक्ट बताएंगे, और एस्टिमेशन के बेस पर हम कब बताएंगे, जब हम पूरे पर्टिकुलर स्कूल की बात करेंगे, पूरे कंप्लीट स्कूल की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। देखिए एक होता है एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, और एक होता है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अब इसको ही हम पहली वाली लाइन से कोरिलेट करते हैं कि इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड के साथ साथ एक्यूरेसी हो, और वो भी रीजनेबल भी हो, और एक्यूरेसी भी हो। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, चलो हम राइस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। राइस है, अब मैं कहती हूँ आपको कि मुझे 5 kg राइस लेने हैं। ठीक है, मुझे 5 kg राइस परचेज करते हैं, तो 5 kg में अगर मुझे शॉपकीपर कहे मेरे पास 4 kg है, ठीक है, तो कहेगा चलो 5 के अराउंड ही हो गए तो ऐसे ले लो, तो क्या आप मानोगे कि ये 5 है? नो, क्योंकि 4 और 5 में डिफरेंस कितना ज्यादा है, 1 kg का डिफरेंस है। ठीक है, तो पर देखिए जो एक ये अमाउंट है 5 kg, 4 kg इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, और हम इजिली कर भी सकते हैं, 1 kg का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है इस केस में। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं क्विंटल्स में बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं 5 क्विंटल की बात करूं, तो उसमें अगर मैं कहूं कि 4.9 क्विंटल, तो एक छोटा सा जो डिफरेंस है, क्या हम इसको इग्नोर करेंगे? यस, क्योंकि बहुत जब लार्ज क्वांटिटी में एक छोटा सा अमाउंट होता है उसकी क्वांटिटी को मैटर नहीं किया जाता। ठीक है ना, अब जैसे अब आपके पास है 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज में से अगर आपके पास 99 कोई चीज लेने गए आप, वो थी 99, कई बार क्या होता है, ठीक है, 1 रुपीज का होता है डिफरेंस, 1 रुपीज का डिफरेंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आप लेने जा रहे हो 10 रुपीज की चीज, तो वहां पर जो 1 रुपया होता है वो मैटर करता है। ज्यादा क्वांटिटीज में डिफरेंस मैटर नहीं करता, छोटा सा और बड़ी में मैटर नहीं करता, सॉरी, और छोटी में मैटर करता है। तो स्टैटिस्टिक्स में रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब एक छोटा माइनर जो डिफरेंस है, माइनर अगर माइनस जो अगर इसमें 1 का डिफरेंस इसके अंदर है तो वो मैटर नहीं करता है। और जैसे मैंने यहाँ पे राइस का कहा था 5 से 4 kg, इसमें मैटर करता है, तो यहाँ पर होनी चाहिए कंप्लीट एक्यूरेसी, और यहाँ पर होनी चाहिए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ओके,
स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। अभी मैंने बताया कि साइंस होता है कलेक्टेड जो किया जाता है मैनर्स में किया जाता है, सिस्टमैटिक से सिस्टम होता है इसको कलेक्ट करने का। तो पहले क्या होगा, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, रो डाटा होगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। अब आप प्रेजेंट कर नहीं रहे तो एक्यूरेसी कैसे देखोगे, तो एक सिस्टमैटिक मैनर्स में सारे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट में किया जाता है। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब आपने पर्पस ही डिसाइड नहीं है तो किसके बेसिस पर डाटा को कलेक्ट करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे एक्चुअल में कलेक्ट क्या करना है। ठीक है, अब मैंने कहा पूरे स्कूल की मुझे परफॉर्मेंस का डाटा चाहिए। अब आपको पता है उसके बेसिस पर आप वही डाटा को कलेक्ट करेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आपको यही नहीं पता कि मुझे कलेक्ट क्या करना है। ठीक है ना, अब मैंने परफॉर्मेंस पूरे स्कूल की कह दिया, क्या पता मैं ये कहूँ कि जो वीक बच्चे हैं उनका कलेक्शन करके लेकर आना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीक है। तो अब आपको जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो तब तक आप कुछ भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना पहले जरूरी होता है। तो प्री डिटरमाइंड पर्पस पर ही ये स्टैट का होता है। स्टैट्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। रिलेशन भी जरूरी होता है। ठीक है, अब आप दो पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अब मैं तो यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर रही हूँ राइस से रिलेटेड। ठीक है, एक जगह तो हम राइस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हमारा राइस का प्रोडक्शन कितना चल रहा है, और एक जगह मैं बात कर रही हूँ स्कूल की परफॉर्मेंस की। ठीक है, तो राइस और स्कूल का कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। तो जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो ऐसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है जिनके बीच में रिलेशन होता है। प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो उनका रीजन क्या है, तो हम एक चीज को लेकर चलेंगे, स्टैट्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसे डाटा को लेना है जिनका आपस में रिलेशन हो, तभी हम आगे डिसीजन ले सकते हैं। अब हम एक साल में फॉर एग्जांपल, अब हमने इस साल में क्या किया, हमने राइस में 2022 में हमने देखा कि हमारे प्रोडक्शन कितनी हुई। ठीक है, राइस का प्रोडक्शन कितना रहा, और इसी तरह फिर हमने क्या देखा, वीट का देख लिया नेक्स्ट ईयर, वीट का 2023 में प्रोडक्शन क्या हुआ। तो इसमें दोनों का डाटा क्या हुआ, अलग अलग हो गया। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है। तो हम कोई भी से प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हैं, इन फ्यूचर के रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हमारे पास राइस का ही यहाँ पर डाटा होता तो हम इसके बीच में क्या एस्टिमेशन कर सकते कि लास्ट टाइम हमारा प्रोडक्शन कितना रहा, प्रेजेंटली हमारा प्रोडक्शन कितना रहा, दोनों में डिफरेंस क्या रहा, क्या हम ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर में हम आगे ग्रो करेंगे, क्या करेंगे, तो सब इस बीच में हम डिसीजन कुछ भी ले सकते हैं। और डाटा ही जब हमारा कोरिलेट नहीं करेगा तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो स्टैट्स में ये विशेषताएं होनी जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर स्टैटिस्टिक्स का एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फेरेंटियल। इन्फेरेंटियल, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है उसको डिस्क्राइब करना, स्टैटिस्टिक्स के कौन से मेथड्स का यूज किया जाएगा, कौन सी टेक्निक्स का यूज होता है, तो सारा कंप्लीट डिस्क्राइब करना। इसमें जस्ट क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इन पे हम कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते, इसमें सारी चीजें सिर्फ डिस्क्राइब की होती है। उसके बाद इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स, इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, इंड्यूस करना, इनोवेशंस करना, इसके अंदर हम डिसीजंस लेते हैं, लॉजिक्स देखते हैं किसके पीछे क्या है। डील विद द लॉजिक एंड प्रोसीजर फॉर इवेल्युएटिंग रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव ऑफ सैंपल टू डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन। कि हमने इसमें तो सब डिस्क्राइब कर दिया डिस्क्रिप्टिव में कि कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं, कैसे उसको डाटा को हमने कलेक्ट किया, कैसे हमने ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ इसमें कर लिया। अरे इन्फेरेंटियल में क्या हुआ, लॉजिक देखा जाता है कि एट प्रेजेंट हमारा रिजल्ट क्या है, लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था तो क्या था, तो उनके बीच में इन्फ्लुएंस कितना हमारा उनमें डिफरेंस आ रहा है, क्या चीज हम प्लस में चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या फिर हम माइनस में चल रहे हैं। तो सब कुछ क्या होता है, इन्फ्रेंटियल स्टैटिस्टिक्स में हम ये सारे काम करते हैं। रिस्क कितना है हमारे पास, इवेल्युएट करना, मापना कि हमने इस साल रिस्क कितना बढ़ा है, कम हुआ है। तो सारी चीजों पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स में लिए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या होते हैं, कैसे कैसे फंक्शन करती है। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा एक्सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जब आप कोई भी डाटा कोई फैक्ट्स निकालते हैं उनको एक्सप्रेस जो भी लिखते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज जीडीपी क्या चल रहा है इंडिया का, लास्ट ईयर क्या था, ठीक है, कितना ग्रो कर रहा है, तो सब कुछ न्यूमेरिकली फॉर्म में ये अपने डाटा को शो करता है। न्यूमेरिकली ही इसमें सारा डाटा बताया जाता है कि क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर। उसके बाद आता है सिंपल प्रेजेंटेशन। सिंपल प्रेजेंटेशन, सिंपली प्रेजेंटेशन, आप डाटा को कैसे शो करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे जिस जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आप एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देंगे, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जो कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको स्कूल का डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा था तो आपने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछ लिए, ठीक है, सभी का एक रो डाटा कलेक्ट कर लिया, तो क्या वो आपको समझ आएगा, एक लड़की है रीना है उसके मार्क्स कितने हैं, अब वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है, क्या उसका टोटल मार्क्स है, क्या उसने गेन किया, तो अभी तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा वो कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है ना, तो एक डाटा को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना उसका कॉम्प्लेक्सिटी को से कोई दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं होता। अपने डाटा को इस तरीके से शो कीजिए कि कोई भी पर्सन आपका एज अ लेमैन, जब कोई भी आम आदमी किसी भी रिपोर्ट को देखता है तो वो उसको देख के समझ पाए कि रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो डाटा को इस तरीके से शो करना कि वो एक एक्चुअल में एक लेमैन को भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारा एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है कि जब एक पर्सन इतनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है, उससे अपना एक प्रेजेंटेशन को रेडी करता है, वो सारा वर्क करता है, तो उससे क्या होगा, क्या उसकी नॉलेज नहीं इंक्रीज होगी। इंडिविजुअली की इंडिविजुअल पर्सन जो ये सारा वर्क कर रहा है उसका क्या होगा, नॉलेज भी इंक्रीज होगी, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा कि आज उसने डाटा को कलेक्ट किया, आज उसने अपना एक रिजल्ट शो किया, नेक्स्ट टाइम वो करेगा तो उसको और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा। ठीक है, तो जहां पर उसको कोई भी डाटा को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट टाइम वो उस चीज को फेस करेगा तो उन प्रॉब्लम से वो बाहर ऑटोमेटिकली बहुत इजिली आ जाएगा एज कंपेयर टू पहली सिचुएशन में। ठीक है, जैसे उसने पहले कलेक्ट किया होगा और अब कंपैरिजन करेंगे तो उसको इजी रहेगा और ज्यादा करना। तो इसीलिए कहते हैं कि एनलार्ज इंडिविजुअल की नॉलेज को ये इंक्रीज करता है, उसका एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। उसके बाद आता है हमारा इट कंपेयर फैक्ट्स। ये फैक्ट्स के साथ क्या करता है, कंपैरिजन करने का काम करता है। इट कंपेयर फैक्ट्स, ठीक है, तो ये क्या करता है, फैक्ट्स को कंपेयर करता है कि आज हमारा प्रोडक्शन का लेवल कहाँ है, लास्ट ईयर कितना था और उससे लास्ट ईयर कितना था, और इन फ्यूचर हमारा क्या होगा। तो क्या करता है, वो कंपैरिजन करने का काम करता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, और ये किस में हेल्प करता है, हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसीज को बनाया जाता है इनके बेसिस पर। कैसे बनाया जाता है कि आज आपने देख लिया प्रोडक्शन का हमारा प्रोडक्शन का लेवल कहाँ पर है, हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारा क्या होगा, तो उसके बेसिस पर जो भी चेंजेस करने हो हमें। ठीक है, पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होकर बनाई जाती है कि क्या इन फ्यूचर में हमारा क्या हमारी सिचुएशंस रहेंगी, क्या हमारे रिजल्ट्स रहेंगे, उनके बेसिस पर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का काम करती है। हर एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, उन सभी डाटा को कलेक्ट करना, उसके बाद क्या करा, प्रेजेंटेशन करना, इंटरप्रेट अपने रिजल्ट से डिसीजन को लेना, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
एस्टेब्लिश establishment of relationship between facts। ठीक है, रिलेशन को मेंटेन करती है, इसमें हम करेंगे कोरिलेशन का टॉपिक। ठीक है, उसमें हम रिलेशन देखते हैं कि दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को वो अफेक्ट करती है, क्या उनके कारण होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोरकास्टिंग भी की जाती है इसी के बेसिस पर। फोरकास्टिंग की जाती है, 5 ईयर जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो इसी के बेस पर बनाए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेस पर। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म, डाटा को प्रेजेंट करना कंडेंस्ड फॉर्म में। कंडेंस्ड फॉर्म मींस सिंपल फॉर्म में, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली हर किसी को समझ में आ जाए। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कैसे कैसे फंक्शन उसके हैं, क्या वो कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लॉ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम करने वाले हैं, फर्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। लॉ स्टैटिस्टिक्स, लॉ स्टैटिस्टिक्स रेगुलरिटी, इसके अंदर 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम स्टैट का यूज करते हैं तो हमने जो सैंपल लिया जाना चाहिए वो किस में से लेना चाहिए, लार्ज ग्रुप से। ठीक है, लार्ज ग्रुप से आपने क्या लेना है, डाटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, और एक कैसे लेना चाहिए, रैंडमली लेना चाहिए, रैंडम कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक रेगुलरिटी क्या कहता है कि जब हम कभी भी हम स्टैट का यूज डाटा को एनालाइज करना है, तो आपने फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का ले रहे हैं, वहां से सैंपल, अब ये तो नहीं हम हर एक एक पर्सन पर हम डाटा से कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। ठीक है, अब हमने करना है फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस के ऊपर करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं और उनकी स्टडी पर उनका अफेक्ट पड़ता है। तो अब स्टूडेंट्स तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब काउंटिंग ही नहीं है, कितने सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो हम क्या करते हैं कि एक सैंपल को ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। तो इसमें यही बात बताई गई है, जब एक लार्ज ग्रुप, अब पूरे स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं है कि देखो अब ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है, हम उन्हीं को ही सिलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैंडमली सिलेक्ट किया जाना चाहिए, कोई किसी में से, कहीं किसी ग्रुप में से। ठीक है, तो तभी प्रॉपर अच्छे से रिजल्ट निकलता है, अदरवाइज उसका रिजल्ट नहीं निकलता। तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब पूरे स्कूल में से सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स को लो सैंपल के तौर पर। तो जितना हो सके थोड़े ज्यादा ही हमें लेने चाहिए, कोशिश करना चाहिए थोड़ा डाटा जो सैंपल का साइज हो वो थोड़ा बड़ा हो, ना कि वो बहुत छोटा हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हाँ, इसको वाइडली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का इसको एस्टिमेशंस में इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में किया जाएगा। लास्ट आता है हमारा टॉपिक लिमिटेशन का। स्टैट्स के बहुत बेनिफिट्स हैं, इसके बेसिस पर फॉर्मुलेशन पॉलिसीज बनाई जाती है, फोरकास्टिंग भी की जाती है।
ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में सारा किया, इसी कैसे कैसे वर्क करती है। क्वांटिटेटिव डाटा को एक सिस्टमैटिक वे में सारे डाटा को शो करती है, जिससे हम एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट इसकी फिर भी कुछ एक लिमिटेशंस हैं, ठीक है। जहां तक ही इसकी लिमिट है वहीं तक ये काम कर सकती है, उससे आगे ये काम नहीं करती है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन कहते हैं ना, हर चीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसके नुकसान नहीं, इसकी एक लिमिटेशन है, एक रोक है, यहीं तक ही इसका फैलाव है। फर्स्ट आता है हमारा, इसमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही इंक्लूड किया जाता था, सॉरी किया जाता है। फर्स्ट आता है इसमें न्यूमेरिकल डाटा, ये ओनली न्यूमेरिकल डाटा को ही स्टडी करती है। न्यूमेरिकल डाटा को ही स्टडी किया जाता है, ओनली न्यूमेरिकल डाटा ही इसके अंदर आता है। अगर कोई क्वांटिटेटिव डाटा ना हो, क्वालिटेटिव को ही क्या करती, इग्नोर करती है। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको कहा राइस के प्राइसेस हाई हो गए, अगर वहां पर लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, वहां पर काम नहीं हुआ, तो सप्लाई तब भी तो कम हो जाएगी, ठीक है ना। लेबर अगर काम नहीं कर रही है, बीच में उन्होंने काम ही बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी, तो वो भी अफेक्ट करती है। बट उस चीज को यहाँ पर क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ये सिर्फ उसी डाटा को उठाती है जहां पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को ये इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है, इसमें हम एग्रीगेट्स डाटा पर ही स्टडी कर सकते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ राम की जो सैलरी है वो 5000 रुपीज है, ठीक है, तो खाली इसके ऊपर हम कोई भी स्टैट का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं कहती हूँ श्याम, श्याम एक और है वर्कर, उसकी हमें दी हुई है वेजेस 8000 है उसकी सैलरी, ठीक है। उसके अलावा एक और है हमारे पास, उसकी है हमारी 7000। तो कंपेरेबल हो तभी हम स्टडी कर सकते हैं जब हमारे पास एग्रीगेट हो, फैक्ट्स हो, एग्रीगेट हो, ठीक है। एग्रीगेट्स के ऊपर स्टडी की जाती है, एक पर्टिकुलर हम किसी एक लेबर पर हम कोई स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते। हम ऑन एन एवरेज बता सकते हैं कि हमारे जो लेबर काम करती है हमारे अंडर, कि उनकी वेजेस कितनी है, ऑन एन एवरेज क्या उनकी कंडीशंस है। ओके, तो इसमें एग्रीगेट्स को ही स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट ओनली द मेथड, नॉट ओनली द मेथड, ये एक मेथड पर्टिकुलर, एक यही मेथड नहीं है जिससे कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे कंफर्म हमें मिल ही जाएगा। तो ये जस्ट एक मेथड है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकता, हमें ये बता देगा कि हमारा रिजल्ट क्या निकला, हमें इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई एक ये हमें बेस्ट रास्ता नहीं बताता किसी भी काम को करने का, ठीक है। ये एक मेथड ही रह जाता है। एक होता है होमोजीनिटी ऑफ डाटा, होमोजीनिटी ऑफ डाटा, होमोजीनियस मतलब उनके बीच में आपस में सिमिलैरिटी होनी चाहिए डाटा की, ठीक है। डाटा में क्या होनी चाहिए, सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर डाटा आपका अलग अलग है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, कोई स्टडी नहीं कर सकते हो। अगर आप एक जगह बात कर रहे हो प्रोडक्शन की, एक जगह बात कर रहे हो स्कूल की, तो ऐसे उनके बीच में जो तो कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आप उसके बेसिस पर हम कोई रिजल्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते। लास्ट आता है हमारा रिजल्ट्स आर ट्रू, स्टैटिस्टिक्स का यूज जो किया जाता है वो ओनली एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज किया जाता है, कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, कि जिसको सारी कंप्लीट नॉलेज होगी स्टैट की, वही उसके बारे में डाटा को कलेक्ट करना, शो करना, प्रेजेंटेशन का काम एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, एक नॉर्मल पर्सन वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि हर कोई इसको नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सपर्ट होगा वही इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स, हाँ जी ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसके अंदर मिसयूज भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स का
हम डिसीजंस लेते हैं, कई बार हम ऑब्जेक्टिव होके नहीं सब्जेक्टिव होके ले लेते हैं, इसके अंदर पार्शलिटी कर ली जाती है। अगर ये विदाउट पार्शलिटी किया जाए तो ये बहुत बेस्ट है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, मिसयूज इसका इसलिए बहुत ज्यादा किया जाता है। कई बार हम अपने ही फेवर में रिजल्ट को दे देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो इसमें ऐसा पॉसिबल है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स only mean only mean and not a solution। ठीक है, एक ये तरीका है हमारे पास किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालने का। एक प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका है, बट एक्चुअल में ये सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, हमारे पास एक तरीका है, सिर्फ ये एक, हम इसे एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं मान सकते, क्योंकि इसके अंदर मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। जो एक्सपर्ट्स ही होते हैं वो इसका अपने ही फेवर में रिजल्ट को निकाल लेते हैं, तो उसकी वजह से इसकी लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो कोशिश करें कि इस लिमिटेशंस को कम किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर हम कोशिश करें तो कम कर सकते हैं इनकी लिमिटेशंस को। हमें ऑब्जेक्टिव होकर डिसीजंस को लेना चाहिए, सब्जेक्टिविटी की जगह नहीं होनी चाहिए। बट एक्चुअल में हमारा जो सॉल्यूशन है ये एक मीन है सॉल्यूशन निकालने का, बट हम इसको एक्चुअल में सॉल्यूशन इसको करेक्ट नहीं मान सकते, प्रॉपर हम इसको सॉल्यूशन नहीं मान सकते। रेमेडी में हम इसका यही बताएंगे कि हम इस लिमिटेशंस को दूर कर सकते हैं, ताकि हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होकर डिसीजन लें, इसके अंदर बायसनेस ना हो। जितनी भी इसकी लिमिटेशंस है इनको ध्यान में रखें, अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए, प्रेजेंटेशन उसकी बेटर वे में की जाए, तो दिस इज द बेस्ट वे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, हम बहुत अच्छे से अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, पॉलिसीज को बेटर वे में बना सकते हैं, आगे के लिए फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिकल टूल्स, बेसिक कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन। तो इन सब के हम टूल्स जो है वो सारी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करते रहेंगे। एक एक कंसेप्ट को मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।